आज का पहला टॉपिक हमारा है देश के प्रमुख हवाई अड्डे। आप जानते हैं हवाई अड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट्स। देश के जो मेन एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात कहते हैं। हवाई अड्डों को विमानपत्तन भी बोलते हैं, आपको कल बताया था। तो आप जानते हैं कि देश के प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ-कहाँ पर हैं? जो 4 महानगर हैं हमारा, महानगर कौन-कौन से? बताइए। कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है जी, देखिए ये दिख रहा है। चारों महानगर है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो ये जो हवाई अड्डे हैं ना हमारे प्रमुख हवाई अड्डे, इन्हीं 4 महानगरों में है। मुंबई में जो हवाई अड्डा है अभी उसका नाम है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। आपको बताया हवाई अड्डा चाहे वायुपतन चाहे एयरपोर्ट बात एक ही है। तो फिर चेन्नई का जो है उसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। दिल्ली का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। इसको शॉर्ट में हम आईजीआई कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता का नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। यह सब जो बता रहा हूँ इतना लंबा लंबा नाम लिखा हुआ है, यह वर्तमान नाम है। पहले एक एक शब्द का नाम था इन वायुपतनों का, एयरपोर्ट्स का। मुंबई वाले को बोलते थे हम सांता क्रूज, सांता क्रूज। और चेन्नई वाले को बोलते थे मीनामबक, मीनामबक। एंड दिल्ली वाले को बोलते थे पालम, पालम एक जगह है दिल्ली में। और कोलकाता वाले को दमदम। तो यह सब अब नाम नहीं है, नया नाम ध्यान रखना है। ये सब हमारे देश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, चारों महानगरों में, और चारों का नाम मिल गया। चेन्नई का नाम तो याद रखना नहीं है, चेन्नई से ही है। कोलकाता सुभाष चंद्र बोस से कनेक्टेड था तो सुभाष चंद्र बोस का नाम है। दिल्ली का इंदिरा गांधी से। और मुंबई अब जानते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी थे तो छत्रपति शिवाजी के नाम से, राइट। यही है हमारे 4 प्रमुख हवाई अड्डे। इसके बाद जो वायुयान या वायु मार्ग है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि परिवहन का एक साधन है, इसका महत्व या उपयोग क्या है, इसको पढ़ते हैं। आप तो वाकिफ हो चुके हैं कि हवाई जहाज से हम सामान ले जाते हैं, हवाई जहाज से हम यात्रा भी करते हैं। तो इसका महत्व की अगर बात करें तो वायु मार्ग से व्यापार होता है, वायु मार्ग से व्यापार होता है ना, है ना। अभी अभी कोरोना के समय में जब हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो हम ऑक्सीजन वायु मार्ग से दूसरे देश भेजा करते थे। हम भी दूसरे देशों को जो सहायता करते हैं, अभी कोरोना के वक्त किया, वायु मार्ग से किया। बहुत सारा व्यापार हम करते हैं वायु मार्ग से। उद्योग, उद्योग के लिए भी वायु मार्ग का उपयोग होता है ना। उद्योग का कोई सामान मंगाना होता है कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वो देश के अंदर का हो चाहे विदेश का हो, हम वायु मार्ग का उपयोग करते हैं। तो व्यापार और उद्योग में वायु मार्ग का उपयोग है। वायु मार्ग का उपयोग और क्या है? वायु मार्ग का उपयोग है प्रशासनिक कार्यों में। प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों से क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर प्रशासनिक कार्यों से मतलब हो गया कि मान लीजिए कहीं पर आवश्यकता है किसी विशेष सामान की, है ना। पार्टिकुलर जगह पे किसी विशेष सामान की आवश्यकता है तो वहां गवर्नमेंट आदेश देगी, तुरंत ही सामान पहुंचेगा। चाहे मान लीजिए किसी जगह पर कोई दंगा वगैरह हो गया है ना, दंगा हो गया है आप जानते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वायु मार्ग की सहायता से फटाफट वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज देगी जो दंगा कंट्रोल करेंगे। तो प्रशासनिक जरूरत से भी वायु मार्ग का जरूरत होता है। तो यह भी इसका उपयोग है, अच्छा है, महत्व है। और वायु मार्ग का उपयोग पर्यटन में भी है। पर्यटन मतलब आप जानते हैं टूरिज्म, इसमें महत्व है। आप जानते हैं केदारनाथ जानते हैं, है ना, वैष्णो देवी जानते हैं। यह सब जो पर्यटन स्थल है पहाड़ पर है। अगर आप गए हैं या पढ़े हैं तो ये सब पहाड़ पर है। वहां पर चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर लेते हैं। तो वायु मार्ग के से ही है ना वो।
अभी हम हेलीकॉप्टर भी पढ़ने वाले हैं कुछ देर में। तो वायु मार्ग का हम पढ़ रहे हैं उपयोग व्यापार में, उद्योग में, प्रशासनिक कार्य में, पर्यटन में। यहाँ पर होता है वायु मार्ग का उपयोग। देखिए, दुर्गम भागों में दुर्गम भागों में पहुंचने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं वायु मार्ग का। जैसे कि पर्यटन से ही देख लीजिए, जो केदारनाथ का जगह है दुर्गम है, तो वहां पे जाना होता है तो हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पूर्वी भारत के राज्य जहां पर बहुत से पहाड़ हैं, वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना होगा, तभी हम वायु मार्ग का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वायु मार्ग दुर्गम रास्ते को देखना नहीं। हम आप जानते हैं कि हम हमारे देश के पूर्वी भाग में, पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी तरफ अरब सागर है। हमें किसी और देश में जाना है तो उस जल राशि है उसे पार करना पड़ेगा। तो आप शिप से पार करेंगे तो टाइम लगेगा, तो वायु मार्ग से पार करेंगे तो आसानी से जा सकते हैं। तो हम बड़े बड़े महासागरों को भी लांघ सकते हैं वायु मार्ग की सहायता से। आप जानते हैं कहीं कहीं भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, कहीं कहीं बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है तो भूकंप आए, बाढ़ आए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, तो वायु मार्ग की सहायता से जो सहायता की वस्तु होती है, जो लोग होते हैं हेल्प करने वाले, सब तुरंत पहुंच जाते हैं। वायु मार्ग की सहायता से मशीनें पहुंच जाती हैं, तो जो आपदा आई है उस क्षेत्र में उसे सहायता मिलती है। वायु मार्ग का उपयोग यह भी है कि यात्रा करने में कम समय लगता है और आरामदायक यात्रा होती है, जो हम पहले विवरण में पढ़ चुके हैं। यह भी इसका उपयोग है। वायु मार्ग से डाक सेवा, मतलब संदेश भेजने का भी काम होता है वायु मार्ग से। सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हमारे देश में 1911 में हुई थी, जिसे हम कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं। तो यह सब है वायु मार्ग का महत्व या उपयोग। तो आपसे कोई पूछे कि वायु मार्ग का महत्व क्या है, तो क्या क्या बताएंगे, बताइए। व्यापार में होता है वायु मार्ग का महत्व, हम्म, और प्रशासनिक कार्य में, परिवर्तन में होता है, और यात्रा करने में सहायक होता है। और प्राकृतिक आपदा के वक्त भी यह बहुत ही उपयोगी होता है। हम इसकी सहायता से दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, महासागरों को लांघ सकते हैं। डाक सेवा भी इससे हम करते हैं। राइट, हो गया वायु मार्ग का महत्व या उपयोग। आप सब समझ गए? कुछ पूछना है इसमें? और वायु मार्ग में ना, देखिए, एक होता है वायुयान। आप ये ध्यान रखिए, वायुयान एयरक्राफ्ट बोलते हैं ना, जिससे यात्रा करते हैं, सामान भेजते हैं। और एक होता है हेलीकॉप्टर। तो आप जब इसका उपयोग आपको लिखना है, चाहे मत लिखना है, तो दोनों को ध्यान में रखना है। हेलीकॉप्टर से हम दुर्गम स्थानों पर पहुंच जाते हैं, और जहां जहां पर जैसे वायुयान होता है, तो एक जगह पट्टी बनी होती है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रनवे बोलते हैं। तो रनवे से उड़ना पड़ता है, फिर दूसरी जगह भी रनवे होना चाहिए तभी उतरेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर जाता है, आप सबने देखा भी है उतरते हुए। हाँ, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। वायु मार्ग में वायुयान और हेलीकॉप्टर दोनों शामिल कर लीजिएगा, और जो जितना आपको ध्यान में आता है इसका महत्व चाहे उपयोग, उतना लिख डालिएगा। यह सब तो जो बुक में लिखा है वो लिखा हमने। आगे बढ़ते हुए, वायु मार्ग का ऐतिहासिक विवरण। अभी आज से पहले वायु मार्ग पर क्या किया है हमारे देश ने, हम उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया कि 1911 में हमारे देश में सबसे पहले वायु मार्ग से सबसे पहले डाक सेवा शुरू हुई। समय है 1911, और विवरण भी 1911 से ही शुरू कर रहे हैं। मतलब इतिहास में क्या हुआ है, वायु मार्ग पे कैसे विकास हुआ है इसका, या क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इतिहास में वायु मार्ग से संबंधित। तो वायु मार्ग से डाक सेवा की शुरुआत हुई है 1911 में। जगह का नाम याद रखिएगा, जीके में पूछता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, और आपके एग्जाम के बाद जीके में पूछ सकता है। प्रयागराज से नैनी तक,
नैनी भी प्रयागराज में ही एक जगह है। प्रयागराज से नैनी तक सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हो गई 1911 में। इस नैनी नाम को जानिए कि एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश का जो मानक समय है वह कितना घंटा आगे रहता है? यह होता है 5.5 घंटा आगे। मानक समय जो होता है 5.5 घंटा आगे होता है। और नापते कहाँ पर है? नैनी में नापते हैं। नैनी में एग्जैक्ट टाइम मिलता है, तो नैनी इंपॉर्टेंट है। नैनी में ही नापते हैं मानक समय। वहां पे जो समय होता है वह 5.5 घंटा आगे होता है। यह एक एक्स्ट्रा थे। तो सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हो रही है 1911 में, प्रयागराज से नैनी तक। उसके बाद इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपने नाम सुना होगा जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा, इनका नाम सुना है? ये हमारे देश के फर्स्ट पायलट थे। जहाज चलाने वाले ये पहले आदमी थे, जे.आर.डी. टाटा। इनको सबसे पहले जहाज चलाने का लाइसेंस मिला हमारे देश में, जे.आर.डी. टाटा को। और इन्होंने क्या किया, लाइसेंस मिला तो 1932 में सबसे पहले जहाज चलाया देश में, अपना खुद का जहाज, ये भी खुद का भी जहाज। और इन्होंने कहां से कहां तक, तो इन्होंने मुंबई से कराची तक खुद का जहाज चलाया 1932 में। जे.आर.डी. टाटा ने एक कंपनी भी स्थापित करी बाद में जाकर, उसका नाम था टाटा एयरवेज। टाटा एयरवेज। टाटा एयरवेज क्या करती थी? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रदान करती थी देश के लोगों के लिए, टाटा एयरवेज। अभी जो हमारे यहाँ जो सरकारी कंपनी है, जो एयर इंडिया, जो उड़ान प्रदान करती है, एयर इंडिया सरकारी कंपनी है। एयर इंडिया यह टाटा एयरवेज का ही नया नाम है। सरकार ने क्या किया कि जो भी प्राइवेट लोग थे, जैसे टाटा एयरवेज भी और भी कुछ थे, उन सबको 1 अगस्त, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण कर लिया। मतलब सारी कंपनियों को बोला कि आपका नहीं हमारा, उनका पैसा दे दिया जितना उनका पैसा होगा, और फिर उस तरह से बना दिया सरकारी कंपनी। और वही एयर इंडिया जो आज है, टाटा एयरवेज ही है एयर इंडिया। राइट। हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक विवरण। सबसे पहले 1911 में डाक सेवा शुरुआत हो गई है। जे.आर.डी. टाटा सबसे पहले 1932 में अपना जहाज मुंबई से कराची ले गए थे। और जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरवेज की भी स्थापना कर दी मुंबई में। इन्होंने स्थापना करी, मुंबई में नहीं, स्थापना करी। और टाटा एयरवेज की पहली फ्लाइट जो थी मुंबई से गई, और यह गई केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और दूसरी फ्लाइट थी मुंबई से गई दिल्ली। ये टाटा एयरवेज की है। ठीक है। इस कंपनी का स्थापना हुई थी 1 अगस्त, सॉरी जितनी कंपनियां थी जो हवाई यात्रा का काम करती थी, उन सबको सरकार ने 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनियों को अपने हाथ में ले लिया और सरकारी कंपनी बना डाली 1 अगस्त 1953 को। तो यह सब ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक विवरण है। इसके बाद एक अथॉरिटी है जिसे बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह आज भी कार्यशील है। यह क्या करती है, कौन जहाज कहां से कहां जाएगा, कब जाएगा, ये पूरा का पूरा जितना भी हमारे वायुयान चलते हैं ना, सरकारी चाहे प्राइवेट, इन सबको इसका दिशा निर्देश मानना पड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AAI।
इसके दिशा निर्देश मानना पड़ता है। और इस कंपनी की स्थापना कर दी गई AAI की 1 अप्रैल 1955 को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना हो गई है 1 अप्रैल 1955 में। तो अभी तक तो इतना पढ़ा, एआई की स्थापना हमने कर लिया। अब एआई की स्थापना के बाद एक सेवा शुरू हुई, वह था वायुदूत सेवा। इसकी शुरुआत हुई 1981 में। यह सेवा क्या होता था? इस सेवा के माध्यम से हमारे देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह वायुयान के माध्यम से यात्रा होता था। मतलब देश के अंदर घरेलू यात्रा के लिए यह सेवा था, वायुदूत सेवा, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। अभी एक सेवा चल रही है, उसका नाम है पवन हंस। इसकी शुरुआत हुई 1985 में। और पवन हंस में क्या होता है? पवन हंस में खाली हेलीकॉप्टर चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स। और यह मतलब हमारे देश के छोटे मोटे दुर्गम जगहों को पर चलते हैं। हम पवन हंस के बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है और इसकी स्थापना हुई है 1985 में। और इसका काम होता है देश के दुर्गम जगहों पर पहुंचाना लोगों को। यह पवन हंस है, यह 1985 हो गया। और जो इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया, जिसका पुराना नाम इंडियन एयरलाइंस था, उसका जो ब्रांड नेम है वो है इंडियन। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अभी जितना पढ़ा एक बार रिपीट करता हूँ, फिर पूछूंगा। सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हो रही है 1911 में, प्रयागराज से नैनी तक। फिर जे.आर.डी. टाटा 1932 में मुंबई से कराची तक देश में सबसे पहली बार जहाज उड़ाए, वो भी खुद का इनका जहाज था। फिर इन्होंने एक कंपनी स्थापना की, नाम था टाटा एयरवेज। और टाटा एयरवेज की स्थापना के बाद सरकार ने जो भी कंपनियां थी जहाज की उड़ाने की, मतलब जो भी, उन सबको 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण कर लिया। जो टाटा एयरवेज स्थापित हुई थी, सबसे पहले मुंबई से तिरुवनंतपुरम की यात्रा हुई थी और उसके बाद मुंबई से दिल्ली की यात्रा शुरू हो गई थी। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1955 को। इसे याद रखिएगा, जीके का भी प्रश्न है ये। और इसके बाद वायुदूत सेवा की शुरुआत हो गई 1911 में। यह घरेलू उड़ानों के लिए है, फिर पवन हंस सेवा की शुरुआत हुई 1985 में और इसकी सहायता से हम दुर्गम स्थानों पर पहुंचते हैं। इतनी बातें थी जो ऐतिहासिक विवरण है उस पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब ईस्वी है, याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पवन हंस, वायुदूत, डाक सेवा, ये सब जीके में भी पूछता है। एनीबॉडी, एनी डाउट? ठीक है, आप बताइए कि डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हुई थी? प्रयागराज से नैनी तक चली थी, ठीक है। अभी देखिए पवन हंस, हाँ कुछ बोलना है किसी को? नहीं सर। अभी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो पवन हंस की बात किया था ना हमने अभी, जिसकी पवन हंस की शुरुआत कब हुई थी बता दीजिए। पवन हंस की शुरुआत कब हुई थी? 1985। वायुदूत सेवा की शुरुआत हुई थी 19, देखिए यहाँ पे वायुदूत सेवा की शुरुआत हुई 1981 और पवन हंस की 1965 नहीं, अच्छा आपने गलत देख लिया था, 1985 सही नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। तो 1985 में पवन हंस सेवा की शुरुआत हुई। और पवन हंस तो उसको बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। मतलब इसमें क्या चलते हैं? खाली
हेलीकॉप्टर चलते हैं, राइट। अब हेलीकॉप्टर चलते हैं तो यह क्या करता है हेलीकॉप्टर, देश के जो दूर के जगह हैं, देश के दूर के जगह क्या बोलते हैं, सुदूर, है ना। देश के दूर के जगह हैं जहां पर हम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक यह सेवा हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमें पहुंचाती है। आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, है ना। आपको कहा कि कोई एयरक्राफ्ट को चलने के लिए एक रनवे चाहिए होता है और उतरने के लिए भी रनवे चाहिए होता है। अब बताइए अगर पहाड़ी इलाका है तो रनवे बनेगा कैसे वहां पे, तो ये क्या करेगा, पवन हंस से हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे ही हम जो अपने द्वीप समूह हैं हमारे देश के, उन तक भी पहुंचने के लिए हम पवन हंस सेवा का प्रयोग करते हैं। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई है 1985 में और इसे पवन हंस सेवा भी कहा जाता है। इस पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को पवन हंस सेवा भी कहते हैं और इसका काम है सुदूर के क्षेत्रों तक पहुंचाना और साथ ही साथ हमारे द्वीप समूहों तक भी पहुंचाना। पवन हंस जो सेवा है या एक कंपनी है, इसमें जो किताब में है 47 हेलीकॉप्टर्स हैं, 47 हेलीकॉप्टर्स। तो पवन हंस के बारे में एग्जाम में आता है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड या पवन हंस सेवा के बारे में लिखिए, तो आप सीधा लिखिएगा शुरुआत हुई थी 1985 में और इस सेवा के माध्यम से हम सुदूर के जगहों पर पहुंचते हैं, अपने द्वीप समूहों को पहुंचते हैं और साथ में ही इस सेवा में अभी तक 47 हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। इतना ही बोलना है, 3-4 लाइन आपको, राइट। और डेट नहीं भूलना, डेट बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये जो अभी इसका कार्य है, यह कार्य अभी पढ़ने वाले हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के कार्य, कौन कौन सा कार्य करता है। तो आपने देख ही लिया कि सुदूर के क्षेत्रों में और द्वीप समूह पहुंचाता है हमें। तो कार्य में अगर हम बात करते हैं ठीक से, देखिए आप जानते हैं बॉम्बे हाई, जानते हैं बॉम्बे हाई कहाँ पर है, बॉम्बे हाई के बारे में जानते हैं ना, वहाँ पेट्रोलियम निकलता है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में समुद्र में एक जगह है जहां से पेट्रोलियम निकलता है और उस जगह का नाम दिया गया है बॉम्बे हाई। आप सब पहले से पढ़ चुके हैं, नहीं भी लिख रहा हूं तो समझिएगा, लिखने में टाइम लगता है इसलिए कम से कम लिखना चाह रहा हूं। बॉम्बे हाई जहां से पेट्रोलियम निकलता है। अब बताइए हमारा इंडिया का मैप है, इधर यहाँ पर महाराष्ट्र है, इधर बॉम्बे हाई है। अब यहाँ जाएंगे कैसे हम, है ना। जाने के लिए फिर तो ठीक है, नाव से शिप से जाएंगे, जा सकते हैं, टाइम लगेगा। तो पवन हंस सेवा के माध्यम से हम बॉम्बे हाई तक जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। तो पहला इसमें यही है कि बॉम्बे हाई में जो तेल कूप हैं और जो यहाँ पे स्थलीय भाग है हमारे देश के, उनसे संपर्क जोड़ता है पवन हंस। पहला हो गया बॉम्बे हाई और स्थल के बीच संपर्क जोड़ता है। दूसरा क्या काम है कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर में बहुत सारे, हमारे पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। और आप जानते हैं हिमालय भी इधर ही आता है, हिमालय भी आता है, जहां पर यह भी जानते हैं कि सड़क सही से नहीं है, रेल मार्ग भी सही से नहीं है पूर्वोत्तर भाग में, बिकॉज पहाड़ ही पहाड़ है, रेल मार्ग कहाँ बनाए, सड़क कहाँ बनाए, तो वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो पवन हंस सेवा क्या करती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से हमारे देश के शेष भागों का संपर्क करवाती है। पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से देश के शेष भागों को जोड़ती है। देश के शेष भागों को जो लिख देते हैं इंग्लिश में रेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर भाग और रेस्ट ऑफ इंडिया को यह कनेक्ट करती है। यह है दूसरा काम पवन हंस सेवा का। पवन हंस सेवा की बात आगे करते हुए आप जानते हैं कि इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पे बार बार आना जाना होता है, चाहे यहाँ के लोग भी इंडिया मतलब इन जो मेन भूभाग इससे कनेक्टेड होते हैं, तो बार बार आने जाने के लिए जो तीव्रगामी सेवा है वह है पवन हंस। पवन हंस अंडमान निकोबार को भी
अंडमान निकोबार को भी रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ती है। हाँ, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को भी ऐसे ही जो भी है उन सबको जोड़ती है पवन हंस सेवा तीव्र यातायात के साधन के रूप में। केदारनाथ जैसे बताया था, केदारनाथ जो पर्वतीय पर्वत पर एक तीर्थ स्थल है, वहां पर भी पवन हंस सेवा ही हमें ले जाती है और वापस भी लाती है। यह भी हो गया केदारनाथ भी। केदारनाथ ये तो मूवी भी हो गया केदारनाथ, ठीक है। इसके बाद कुछ जरूरी सामग्री होता है, सामान होता है, हम पढ़ रहे हैं इसका कार्य पवन हंस का। कुछ जरूरी कार्य होता है, सामान होता है, पहुंचाना होता है। तो आप जानते हैं रनवे तो हर जगह है नहीं, है ना? मतलब एयरपोर्ट तो हर जगह है नहीं, तो फिर तो हेलीकॉप्टर का यूज करना पड़ेगा। तो जो जरूरी सामान होता है, जरूरी सामान को पहुंचाने के लिए भी पवन हंस सेवा का प्रयोग किया जाता है। आप यह भी देखते हैं जो चुनाव अगर होता है वहां पर हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं और ये सब सेवा प्रदान करने का काम किसका है? पवन हंस का है। इसकी सहायता से आतंकवादी गतिविधियों पर भी हम नजर रख लेते हैं। आतंकवादी गतिविधियां, हम जंगल के ऊपर उड़ते रहते हैं हेलीकॉप्टर्स, ताकि जंगल में कोई हो तो दिख जाए या डर से आए नहीं, बाहर भी ना निकले। तो आतंकवादी गतिविधियों पर भी रोक लगाते हैं और यही है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के कार्य। तो पवन हंस की स्थापना कब हुई है बताइए, सब जोड़ देते हैं एक बार में। कब हुई है? 19 पवन हंस में अभी कितने हेलीकॉप्टर्स हैं? 47, है ना? 47। वेरी गुड। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड या पवन हंस सेवा का कार्य क्या है बताइए, बोलिए कोई, ये सब बोलिए, क्या कार्य है इसका? हाँ, बॉम्बे हाई, देखिए आप समझे नहीं, यानी मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। बॉम्बे हाई के तेल का जो वहां पे कुआं है, वो उस जगह से स्थलीय भाग को, जो जहाँ पे स्थल है अपना मुंबई में, यहाँ जोड़ता है। अंडमान निकोबार को देश के शेष भागों से जोड़ता है। केदारनाथ जैसे पर्यटक स्थल जो कि पहाड़ पर है, वहां पे पर्यटकों को ले जाने लाने का भी काम करता है। जरूरी सामान भी इससे ले जाते हैं, लाते हैं, और आतंकवादी गतिविधियों पर भी हम इससे रोक लगाए रखते हैं। सबको समझ में आ गया? किसी, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देखिए यह तो एयरपोर्ट है ना, यह तो एयरपोर्ट है ना, लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड का दो मतलब समझ लीजिए। एक जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन का मतलब समझ लीजिए कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला, ग्रीन का मतलब। और फील्ड का मतलब तो ठीक जानते ही हैं। और एक मतलब हो गया कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाएगा, और दूसरा एकदम नया होगा। क्या होगा? एकदम नया, मतलब बिल्कुल ही नए तरीके से शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नया होगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर पहले रनवे था, उसको फिर से बना दिया, थोड़ा बहुत रिपेयर करके बना दिया, तो उसको कहते हैं, उसको नहीं कहेंगे ग्रीन फील्ड। नए जगह पे पूरा सब कुछ अच्छा से बनाएगा और पर्यावरण की बातों को भी ध्यान में रखेगा, उसे कहेंगे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। हमारा देश में 2 एयरपोर्ट है ग्रीन फील्ड। एक है हैदराबाद, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है ना, वह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। और दूसरा है बेंगलुरु, बेंगलुरु का भी जो एयरपोर्ट है, यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ठीक, हैदराबाद और बेंगलुरु के एयरपोर्ट्स ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैं। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात या नीति सबसे पहले 24 अप्रैल 2008 को बनाया। कहा 24 अप्रैल 2008 को कि हम अब अपने देश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, और हैदराबाद और बेंगलुरु इसके उदाहरण हैं। सरकार ने निर्णय किया है
कि 10 से 15 एयरपोर्ट हमें बनाने हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अपने देश में। ठीक है, 10 से 15 एयरपोर्ट बनाने हैं। तो ग्रीनफील्ड का मतलब समझ गए कि एकदम नए सिरे से बना हुआ एयरपोर्ट और साथ में ही पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने के प्रावधान को शामिल किया गया हुआ। दो बातें रहेंगी तो कहेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सब एकदम नया बना होगा और पर्यावरण के हिसाब से कम पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला होगा। 20 अप्रैल 2008 को इस नीति को सरकार ने स्वीकार किया। सरकार का टारगेट है कि 10 से 15 ऐसे ही एयरपोर्ट हम बना देंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उदाहरण है। पूछता है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप बताइए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है एकदम नया बना हुआ होता है और जब बनाते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे उसके बनने से और बनने के बाद भी। इसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट।